हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुज़फ़्फ़र भट्ट। पिछले कई दिनों से बहुत सारा पर्सनली बिज़ी होने की वजह से कोई लेक्चर नहीं आ पाया। उसका थोड़ा सा रीज़न है कि जहाँ पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ वो एक बिज़ी प्लेस है, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। लेकिन आज से टाइम की जो टाइम का मैंने टाइम टेबल बनाया है उसमें से मैंने इसके लिए भी टाइम रखा है और आज के बाद से रेगुलरली वीडियोस आएंगी और कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो आएगी उसमें अच्छा कंटेंट रहे और आपके लिए बेटर रहे जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और हमारा जो सिलेबस इन एग्ज़ाम्स का है उसके अकॉर्डिंग ही चले और बिल्कुल फिंगर टिप्स पे चले। ये नहीं कि बिल्कुल डीप जाए, फिंगर टिप्स पे चले और ये सोच के चले कि जो पढ़ रहे हैं कि उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर आप सुन रहे हैं एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल की वसादत से, और मैं आपका दोस्त और होस्ट आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ये तो फ़िलहाल एडिशनल एक टॉक थी, लेकिन अब जो हमारी प्राइमरी टॉक्स हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की कुछ टाइप्स भी हमने देखी और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स भी देखे। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में हमने देखा था बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, जिनमें बायोटिक सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोटिक जो है नॉन लिविंग थिंग्स। उसकी पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपने लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा आ रहा है वो भी है कुछ टर्म्स ऐसी जो इकोसिस्टम के रिलेटेड है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली वाली टर्म हमारी आ रही है इकोटोन। इकोटोन किसे कहते हैं? इकोटोन एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं, लेकिन वो दो इकोसिस्टम बिल्कुल आपस में बिल्कुल डिफरेंट हों। यानी कि अगर मैं ये मान के चलूँ कि हमारा जो इकोसिस्टम है, 2 मिनट के लिए ये हाई स्टीप मैंने बनाया, ये एक इकोसिस्टम है और ये दूसरा इकोसिस्टम है इसके नज़दीक। ये इकोसिस्टम और ये इकोसिस्टम बिल्कुल आपस में डिफरेंट है। इसके बीच में जो ये जगह बन रही है, ये वाली जगह, दिस इज कॉल्ड एज इकोटून। ये वाली जगह, ये जंक्शन इन दो के दरमियान, यानी कि ए इकोसिस्टम और बी इकोसिस्टम, ये दोनों आपस में डिफरेंट है। इनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है, इसी जंक्शन वाली जगह को हम कहते हैं इकोटून। समझ में बात आ रही है? यही हमने लिखा है, इकोटून इज ए जोन ऑफ जंक्शन ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। ये जरूरी नहीं है कि दो ही इकोसिस्टम हो, बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, लेकिन आपस में डिफरेंट होने चाहिए। उनके बीच में जो जंक्शन बनती है उससे हम कहते हैं इकोटून। जैसे एग्जांपल में मैंगारू इकोसिस्टम इज ए इकोटून बिटवीन फॉरेस्ट एंड रिवर सिस्टम। फॉरेस्ट का बिल्कुल अलग से इकोसिस्टम, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, वाइल्ड लाइफ वहाँ पर रहते हैं, और रिवर इकोसिस्टम एक्वेटिक है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। इसके बीच में जो जगह बनती है उसको बोलते हैं मैंगारू इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरी बात, एस्ट्रीज आर इकोटून्स बिटवीन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। जहां पर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं उसको बोलते हैं एस्चुरी। तो ये एस्चुरी भी एक इकोटून है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एंड ग्रासलैंड, ग्रासलैंड क्या है? ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। यानी कि अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट में आप देखिए उनके बीच में जो रीजन बनता है वो ग्रासलैंड का होता है। देन ग्रासलैंड इज द इकोटून ऑफ दिस टू। यहां पर ये याद रखना है कि मैंगारू किन दो के बीच में इकोटून बनता है, एस्चुरी किन दो के इकोसिस्टम के बीच में ये बनता है इकोटून, ठीक है। दूसरी बात ये कि ग्रासलैंड कहां पर इकोटून बनता है ये रखना है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटून। जैसे पहला वाला जोन ऑफ ट्रांजिशन, यानी कि जहां से एक इकोसिस्टम
मतलब पीछे रह जाता है और दूसरे में एंट्री हो जाती है, जोन ऑफ ट्रांजिशन। यानी कि अगर मैं यह मान के चलूं कि अगर ये इकोसिस्टम है, ये दूसरा इकोसिस्टम है, अब यहाँ से ट्रांजिशन करना ये कैसे होगा? आहिस्ता आहिस्ता से ये इकोसिस्टम खत्म होने को जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये इकोसिस्टम शुरू होने को आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। तो यहाँ पर जोन ऑफ ट्रांजिशन इट इज द कंडीशन इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम, यानी कि इसमें दूसरे इकोसिस्टम का भी जो इम्पैक्ट है, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने दो इकोसिस्टम बनाए, यहाँ पर इस इकोसिस्टम की कंडीशंस खत्म होने वाली है और इस इकोसिस्टम की कंडीशंस आने वाली है, यानी कि खत्म होने वाली है, अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी कंडीशंस तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मतलब ग्रेजुअली क्या हो जाती है, डिमिनिश होती चली जाती हैं और ये ग्रेजुअली इसका अपीयर होता चला जाता है। दैट इज कॉल्ड ए जोन ऑफ ट्रांजिशन, जहां से ये इकोसिस्टम चेंज होने वाला है इस इकोसिस्टम में। ठीक है बेटा, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। दिस में कंटेन ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। तो इस इकोटोन में जहां पर ये वाली जगह आती है, यहां पर भी तो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो ये ऑर्गेनिजम्स इससे और इससे क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे, ना तो ये इसके साथ मिलेंगे और ना इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनसे डिफरेंट होंगे। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट का मतलब है समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन साइज देन द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। कभी कभार क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज होता है और पॉपुलेशन डेंसिटी जानते हैं ना, एक पर्टिकुलर एरिया, एक यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, दैट इज कॉल्ड इट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक यूनिट एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, दैट इज कॉल्ड इज पॉपुलेशन डेंसिटी। और यहां पर नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सम स्पीशीज वो बहुत ज्यादा होती है, किसके, जो एडजॉइनिंग कम्युनिटीज होती हैं, इनके एडजॉइनिंग जो रहने वाली पॉपुलेशन होती है। असल में कम्युनिटी क्या होती है यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक इंडिविजुअल है, ठीक है बेटा, बहुत सारे इंडिविजुअल मिल के बनाते हैं स्पीशीज, ठीक है, और बहुत सारे स्पीशीज मिल के बनाते हैं पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज मिल के बनाते हैं पॉपुलेशन, यानी कि यहां पर सेम इंडिविजुअल्स मिल के बनाते हैं स्पीशीज, और बहुत सारी स्पीशीज जो होती हैं, मतलब स्पीशीज जो होती हैं, मतलब एक स्पीशीज, दो स्पीशीज, तीन स्पीशीज, ये मिल के मतलब ये सॉरी अगर बहुत सारे इंडिविजुअल बन के बनाते हैं स्पीशीज, और ये बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स मिल गए, जैसे इंसान बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें, तो वो सब मिल के बनाएंगे पॉपुलेशन, यानी कि स्पीशीज में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो मिल के बनाएंगे पॉपुलेशन। और डिफरेंट पॉपुलेशन यानी कि डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन मिल के बनाएगी कम्युनिटी। तो यहां पर ये कम्युनिटी यानी कि पॉपुलेशन कैसे बनती है, बहुत सारी इंडिविजुअल्स जब हम देखते हैं तो उनकी एक ही स्पीशीज होती है जो सेम इंडिविजुअल्स होते हैं, और ये सेम इंडिविजुअल्स जब मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ठीक है, और ये पॉपुलेशन जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं वो बनाते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो एज इफेक्ट में सम टाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज, कुछ स्पीशीज की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है इज मच ग्रेटर, बहुत सारी ग्रेटर होती है किसके, एडजॉइनिंग कम्युनिटी से, यानी कि जो इसके एडजॉइनिंग में आती है। फिगर में हम देखें, यहाँ पर एक थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, थोड़ा सा कम नज़र आता है, तो यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम, यहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये इसका ट्रांजिशन जोन है। तो यहाँ पर ये है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो अब बात करते हैं इकोलॉजिकल निश की। इकोलॉजिकल निश क्या है? इकोलॉजिकल निश मैं आपको ऐसे समझाऊंगा पहले कि जो हमारी इकोलॉजिकल निश है, सपोज 2 मिनट के लिए ये आपका एक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, ए, बी, सी, डी, ये सब इकोसिस्टम में स्पीशीज रहती हैं। लेकिन मैटर क्या करता है, इकोलॉजिकल निश क्या होती है? इकोलॉजिकल निश होती है कि ये स्पीशीज इस इकोसिस्टम या इस हैबिटेट के साथ
इसका कैसा इंटरेक्शन है, सिर्फ एक स्पीशीज का, सिर्फ एक स्पीशीज का इस हैबिटेट के साथ इंटरेक्शन कैसा है, यानी कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, इस हैबिटेट में क्या करता है, सब इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो डी है इसकी भी ऐसी ही अपनी एक निश होगी, यानी कि ये भी इस हैबिटेट के साथ इंटरेक्ट करता है, लेकिन इसकी और इसकी इंटरेक्शन, यानी ए की इंटरेक्शन और बी की इंटरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सेम हुई तो इनमें कंपटीशन पड़ जाएगा, तो एक ना एक स्पीशीज को रिमूव होना पड़ेगा हैबिटेट से। समझ में बात आ रही है? मैंने कहा कि ये ए स्पीशीज है, इसका जो निश है, इसकी इंटरेक्शन अपने हैबिटेट के साथ क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, वगैरह वगैरह सब कुछ, दैट इज कॉल्ड इट इज इकोलॉजिकल निश, इसको कहते हैं निश। और डी की भी अपनी ही निश होगी, लेकिन ये डी की निश ए से सेपरेट होनी चाहिए, ए से डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डी की इंटरेक्शन ए के बिल्कुल पैरेलल है तो यहां पर कंपटीशन पैदा होगा, इन दो में से एक को ये हैबिटेट छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक, तो यही हम देखते हैं यहां पर, जैसे अ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्पीशीज, हर किसी स्पीशीज की पॉपुलेशन विद अ कम्युनिटी हैज ए सेपरेट इकोलॉजिकल निश, हर एक स्पीशीज की अपनी अपनी निश होती है, यानी कि अपनी अपनी इंटरेक्शन होती है उसके साथ। No two species within a given community can have exactly the same niche and live permanently together। तो यहां पर यही बात कि दो डिफरेंट स्पीशीज की सेम निश नहीं होती है और ना ही वो वहां पर परमानेंटली रह सकते हैं। इफ टू स्पीशीज हैपन टू हैव द सेम निश इन ए कम्युनिटी, ईदर ऑफ द टू मे हैपन, तो यहां पर ईदर में से, यानी कि ईदर ऑफ द टू मे हैपन, कि उसको जाना पड़ेगा एक को। ए डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है ये, बिल्कुल डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू विल एलिमिनेट वन ऑफ देम। अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, यानी कि दोनों की इंटरेक्शन सेम है, तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो इसमें से एक को एलिमिनेट होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस हैबिटेट से। इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। तो इसको क्या कहेंगे बेटा? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, याद रहिए। और they may adopt differently in a way that there is further niche specialization of the habitat or food। या तो उनको क्या करना है, अपने आप को है, मतलब क्या करना है, अडॉप्ट करना है, यानी कि अगर ए स्पीशीज की इंटरेक्शन अपने हैबिटेट के साथ मतलब है, लेकिन जो डी की इंटरेक्शन थी वो ए से मिलती थी, लेकिन डी को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा और जो ए की इंटरेक्शन है वो इस्तेमाल नहीं करनी है, तब ये उस हैबिटेट में रह सकती है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। निश के टाइप्स कितने हैं? निश के टाइप्स कितने हैं ये याद रखना। निश के टाइप्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैबिटेट निश क्या होती है, फूड निश क्या होती है, रिप्रोडक्टिव निश क्या होती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, इसलिए यहां पर टाइप्स ऑफ निश में देखते हैं। सबसे पहला वाला टाइप इसका है हैबिटेट निश। हैबिटेट निश किसको कहते हैं? हैबिटेट निश मीन्स कि वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर एक स्पीशीज रहती है और उसके साथ इंटरेक्शन करती है, हैबिटेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट इज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, ये डिवेलिंग प्लेस जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर पानी में रहता है तो पानी इसका हैबिटेट है, खुश्की पर रहता है तो खुश्की इसका हैबिटेट है, पेड़ पर रहता है तो पेड़ इसका हैबिटेट है। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है ऐसी जगह जहां पर एक स्पीशीज को अपनी तमाम जरूरियात पूरी होती हैं, जैसे जरूरियात फूड भी मिलता है, ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, हर कोई चीज मिलती है इसको इस हैबिटेट में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। समझ में बात आ रही है? तो हैबिटेट निश यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पर एक स्पीशीज अपना सब कुछ मतलब उसके लिए अवेलेबल है और वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इसके बाद है फूड निश। फूड, व्हाट इट ईट्स आर डिकम्पोजर्स एंड व्हाट स्पीशीज इट कंपीट्स विद। तो यहां पर फूड निश में क्या है, किस हैबिटेट में जो फूड है ये फूड क्या खाता है, ठीक है, या डिकम्पोजर अगर होगा तो वो फूड क्या खाता है,
और किसी अदर स्पीशीज के साथ इसका कंपटीशन कितना है। ठीक है, चलते हैं। रिप्रोडक्टिव निश, हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस। ये इस हैबिटेट में बहुत सारे मतलब सीजन्स भी आते होंगे कि किस सीजन में ये रिप्रोड्यूस होता है। हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, कैसे रिप्रोड्यूस करता है और कब रिप्रोड्यूस करता है। दूसरी बात, फिजिकल एंड केमिकल निश, टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। क्या ये इसके लिए सही है, टेम्परेचर सही है इस हैबिटेट का, लैंड शेप इसकी सही है, लैंड स्लोप इसका सही है, ह्यूमिडिटी इसकी कैसी है, अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इन रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से ये इस हैबिटेट में अपने आप को अडॉप्ट करता है और इस हैबिटेट में रहता है। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एंड केमिकल निश। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे अहम कंपोनेंट की, जिसको कहते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो यहाँ पर फूड चेन एंड फूड वेब जो है, फूड चेन मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, सबसे पहले वाले आते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जैसे प्लांट्स वगैरह। प्रोड्यूसर्स जब बनते हैं तो उनको खाते हैं हर्बिवोर्स। ठीक है, हर्बिवोर्स जब बनते हैं, इनका बायोमास बनता है, तो उनको खाते हैं कौन, राइट, उनको बोलते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, फिलहाल सिंपल स्ट्रक्चर है कार्निवोर्स। और जब कार्निवोर्स, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं, मर जाते हैं, इनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। ठीक है, तो इनको डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो ये एक चेन बन गई, पहले प्रोड्यूसर, दूसरा हर्बिवोर्स, तीसरा कार्निवोर्स, चौथा डिकम्पोजर्स, और ये एक चेन बनती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन। और फूड चेन में जो सबसे पहला वाला स्टेप है, जैसे प्रोड्यूसर्स, दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हर्बिवोर्स दिस इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवोर्स दिस इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल, और ये फोर्थ डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल्स भी बनती हैं और डिफरेंट फूड चेन्स भी होते हैं, ग्रासलैंड फूड चेन, डेट्राइटिस फूड चेन। ये दो फूड चेन्स ऐसी हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो a sequence of organisms that feed on one another, एक ऐसी सीक्वेंस होती है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है, जहां से ऑर्गेनिजम्स अपना फीडिंग करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं। इट कैन बी ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, जैसे प्लांट, कैटरपिलर, लीजर्ड और स्नैक। यानी कि सबसे पहले प्लांट उगता है सनलाइट की वजह से, उसको कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को लीजर्ड खाता है, लीजर्ड को स्नैक खाता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग फूड चेन। और डेट्राइटिस फूड चेन क्या होती है, लिटर, गंदगी, अर्थवर्म खाती है, अर्थवर्म को चिकन खाता है, चिकन को हाक खाता है, चिकन को हम भी खाते हैं, वो तो अलग बात है। तो यहां पर ये डेट्राइटिस फूड चेन। तो हमारी फूड चेन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम ग्रास फूड चेन में भी आते हैं और इस चीज में भी आते हैं। ठीक है, तो फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है जब डिफरेंट फूड चेन्स आपस में मिल बांट के, मतलब एक फूड चेन वाला दूसरी फूड चेन के साथ एसोसिएट हो जाता है, दूसरा फूड चेन वाला तीसरी फूड चेन के साथ एसोसिएट होता है। ये एक वेब जैसा नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को कहते हैं हम फूड वेब। जैसे several interrelated food chains forms food web where all possible transfers of energy and nutrients happen among the organisms। यानी कि बहुत सारी फूड चेन जो होती हैं उनका एसोसिएशन रहता है एक दूसरी फूड चेन के साथ, उसको बोलते हैं फूड वेब। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फूड चेन को इस्तेमाल करके एक फूड वेब बनाते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करें, फूड चेन जो होता है ये सिंगल पाथवे होती है, सिंगल पाथवे थ्रू विच फूड एंड एनर्जी ट्रेवल्स इन द इकोसिस्टम। यानी मैंने आपसे कहा कि प्रोड्यूसर्स की जो एनर्जी है ये हर्बिवोर्स में जाती है, हर्बिवोर्स की एनर्जी कार्निवोर्स में जाती है, कार्निवोर्स की एनर्जी डिकम्पोजर्स में जाती है। तो यहाँ पर सिंगल वे जो एक यूनी डायरेक्शनल फूड ये एनर्जी का फ्लो हुआ,
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिकम्पोजर्स, यानी कि ये सिंगल यूनि डायरेक्शन में गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखें इंटरकनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ फूड चेन्स, तो यहां पर जो जितनी भी फूड चेन्स होंगी, यानी कि एक फूड चेन, दूसरी फूड चेन, तीसरी फूड चेन, इनमें कनेक्शंस जो हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरी फूड चेन को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब। तो फूड चेन में मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो यहां पर जो मेंबर्स होते हैं वो फीड करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल्स पे, और वो भी सिंगल टाइप के, ठीक है। यहां पर मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल्स हैव नंबर ऑफ अल्टरनेट ऑर्गेनिज्म इन लोअर ट्रॉपिक लेवल्स टू फीड। तो यहां पर जो मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, लेकिन वो सब के सब होते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल्स के। जैसे अपनी ही एग्जांपल ले लीजिए, कभी हम ग्रासलैंड फूड चेन में चले जाते हैं, कभी हम डेट्राइट्स फूड चेन में भी चले जाएंगे, क्योंकि ग्रासलैंड में हम हर्बिवोरस भी हैं, सब्जियां वब्जियां खाते हैं, कार्निवोरस भी हैं, ठीक है। और डेट्राइट्स में हम देखते हैं कि चिकन विकन को भी खाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इंटर कनेक्शन जो है वो किसके साथ है, ग्रासलैंड फूड चेन से भी है, डेट्राइट्स फूड चेन से भी है। तो यहां पर एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कनेक्शन हो डिफरेंट फूड चेन्स के साथ, तो उसको बोलते हैं हम फूड वेब। तो फूड चेन में देखें, आइसोलेटेड फूड चेन एड्स इंस्टेबिलिटी टू द फूड चेन। अगर कोई भी ट्रॉपिक लेवल यहां पर गिर जाती है तो इस फूड चेन में एक इम्बैलेंस पैदा हो जाती है, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये प्रोड्यूसर्स हैं, सॉरी ग्रास माने ग्रास को खाता है डियर, ठीक है, डियर को खाता है टाइगर, सपोज 2 मिनट के लिए, इंसान भी खाते हैं। अगर ये ग्रास खाने वाले डियर, इनकी कमी हो गई, ठीक है, खत्म हो गए ये, तो टाइगर तो सीधा ग्रास नहीं खा सकता। तो यहां पर इस फूड चेन में इंस्टेबिलिटी आ गई, इसमें क्या आ गई, इंस्टेबिलिटी। तो ये जरूरी है कि हर कोई ट्रॉपिक लेवल बिल्कुल जो स्पेसिफिक काम है इनका वो करें। अगर ये ट्रॉपिक लेवल किसी वजह से खत्म हो गई तो पूरी की पूरी जो फूड चेन है इसमें इंस्टेबिलिटी आएगी। फूड वेब इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम। तो यहां पर जो इंस्टेबिलिटी आई थी, लेकिन फूड चेन का जो इंटरकनेक्शन है वो इस इंस्टेबिलिटी को खत्म करेगा, ये याद रखना, ठीक है। फूड वेब की वजह से जो फूड चेन में फूड वेब इंस्टेबिलिटी जो फूड चेन में आई थी वो उसको मतलब स्टेबल कर देता है। तो यहां पर फूड चेन में डज नॉट एड टू एडाप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर एडाप्टेबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनिज्म घास खाता है, बस घास ही खाता रहेगा, उसमें कोई एडाप्टेशन नहीं आने वाली है, ना तो कंपटीशन आने वाला है। लेकिन यहां पर इंक्रीजेस द एडाप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर एडाप्टेबिलिटी आ सकती है कभी कभार। मिसाल के तौर पर एक कुत्ता घास नहीं खाता है, ठीक है, और वो मतलब कार्निवोरस है, लेकिन कभी कभार वो रोटी भी खा लेता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि फूड चेन में जो इनका फूड हैबिट है ये यहां से मतलब एडाप्ट हो सकता है, बिल्कुल एडाप्ट हो सकता है। तो यहां पर एडाप्टेबिलिटी के चांसेस हैं, लेकिन फूड चेन में एडाप्टेबिलिटी के चांसेस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चले, बायोम के बारे में बात करते हैं। A large regional unit characterized by major vegetation type and associated fauna found in a specific climatic zone। याद रखना, ये बायोम किसको कहते हैं, लार्ज रीजन होता है एक यूनिट, उसमें जो वेजिटेशन रहती है, और यानी कि वहां पर जो जानवर रहते हैं और जो प्लांट्स रहते हैं वो उस जगह पर रहते हैं जहां पर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन हो, जो उनको सूट करता हो। लेकिन ये एक लार्ज रीजनल एरिया होता है, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, सवाना, ग्रासलैंड्स, तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं जहां पर इन एरिया को हम कहते हैं बायोम। यानी कि इन बड़े लार्ज एरिया में जो स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन होता है उसको देखकर वहां पर वो जो
वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है, वेजिटेशन होती है, फौना होता है, तो वो इस क्लाइमेटिक जोन को देखकर वहाँ रहते हैं। तो ये दूर दूर तक एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन जो है, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं। ऐसे रीजन को हम कहते हैं बायोम। ठीक है, ये देखिए अब पोलर रीजन्स, तुंद्रा, ये इनके मतलब ये हैं एग्जाम्पल्स हैं। कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज डेसिडियस फॉरेस्ट्स, वार्म डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवाना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ये सब बड़े बड़े क्या हैं, बायोम। बायोस्फीयर की बात करें, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर, जहाँ पर लाइफ रहती है अर्थ पे, उस सब जो एरिया है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कैन बी कंसीव्ड एज ए थिन लाइफ सपोर्टिंग बेल्ट ऑन एंड अराउंड द अर्थ। और अराउंड द अर्थ जितनी भी कंडीशंस बनती है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, और इस लाइफ को सपोर्ट करना यानी कि एक बेल्ट बनाना जहाँ पर लाइफ रहती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे पानी को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, रॉक्स को कहते हैं लिथोस्फीयर, और जहाँ पर लाइफ रहती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर, और जहाँ पर एयर रहता है उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फीयर बहुत दफ़ा पूछा गया है कि लिथोस मीन्स रॉक, लिथोस मीन्स रॉक, यानी कि जहाँ पर रॉक्स रहती हैं उनको कहते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जहाँ से पानी रहता है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। हैबिटेट मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है। हैबिटेट इन अदर वर्ड्स, हैबिटेट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स which determine the existence of an individual organism, population or community in a particular locality। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को या पॉपुलेशन का या कम्युनिटी को, ताकि वो वहाँ पर रह सके। अगर ये सपोर्ट ना करे तो वो वहाँ पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को जो कुछ चाहिए वो खास जगह इनको प्रोवाइड करती है, वो खास जगह इनका हैबिटेट कहलाता है। जैसे एक मछली पानी में रहती है और पानी में ही उसको क्या मतलब रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी में ही उसकी ज़रूरत पूरी पड़ती है, तो वो पानी से बाहर नहीं निकलेगी। जैसे ही पानी से बाहर निकलेगी तो वो मर जाएगी। इसलिए पानी का हैबिटेट जो है वो इसको तमाम कंडीशंस प्रोवाइड कर देती है। तो आज के लिए इतना ही। अब आज के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, अहम टॉपिक है, तो आप इंतज़ार कीजिए और मुझे भी इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों और होस्ट को इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, हैव ए गुड डे।